तो हेलो एवरीवन, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन कुछ तो हो गए होंगे। और कुछ क्वेश्चंस में जो अच्छे क्वेश्चंस है, जो जनरली मुझसे स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं बच्चों, वो क्वेश्चन मैं आज डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्वेश्चंस का। तो एक क्वेश्चन वन कुछ बच्चे पूछते हैं, तो उसके लिए तो बड़ा सिंपल सा है कि ये जो d है इसको हम अप्रोक्सीमेटली आर्क लेंथ मान सकते हैं, और ये थीटा ये r, तो हम कह सकते हैं आर्क लेंथ d अपॉन r इक्वल्स टू थीटा, जहां थीटा रेडियन में होगा। ठीक है, और थीटा 0.5 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं 0.5 इंटू पाई अपॉन 180 लिखूंगा, तो ये रेडियन में आ जाएगा। और ये d अपॉन r करूंगा बच्चों, r जो है ना वो दिया गया है, द फैक्ट दैट द मून इज अबाउट इतने किलोमीटर अवे, तो 384,000 इंटू 10⁻³ मीटर। इससे कैपिटल डी की वैल्यू, चूंकि किलोमीटर में ही शायद पूछी गई है तो आप किलोमीटर में ही रख दीजिए, यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए और कैपिटल डी की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, बच्चों आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है मेरी? ठीक है, बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये जनरली काफी सिंपल क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये भी सिंपल है, जो जनरली डाउट मेरे से पूछना शुरू होता है, बच्चे जो डाउट पूछते हैं वो कंपोनेंट वाले क्वेश्चन से शुरू हो जाता है। जैसे ये कंपोनेंट कितना होगा, तो बच्चों कंपोनेंट के लिए आपको कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालना आना चाहिए। अगर वो नहीं आता, जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, ये f है, ये 60 है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जिस साइड एंगल होता है बताया था ना बच्चों, उस साइड कॉस आता है, तो ये हो गया f cos 60, ये हो गया f sin 60। एक मिनट बच्चों, तो ये दो कंपोनेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल अलग और वर्टिकल अलग, है ना। जिस तरफ एंगल नहीं होता उस तरफ साइन, जिस तरफ एंगल है उस साइड कॉस। तो इस तरीके से कंपोनेंट किए जा सकते हैं। फिर 11th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो ये भी मैं बता चुका था कि कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए कर देते हैं तो हमको यूनिट वेक्टर आ जाता है, तो इसी के मॉड से डिवाइड कर दीजिए। इसका मॉड 13 आएगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, है ना। आप अगर देखेंगे तो, नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा। ठीक, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन ग्रेटर देन, तो आपको पता होगा cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होती है, तो कंपोनेंट या तो वेक्टर के बराबर होगा या उससे छोटा ही होगा। ठीक, फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे से पूछा जाता है, और क्वेश्चन नंबर 14 है, personnel at an airpost control lower track control tower track a UFO at 11:02 a.m. it was located at position A, this is position A, and at 11:12 a.m. it was located at a position B, displacement vector of UFO। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखने का मतलब ये है कि r फाइनल माइनस r इनिशियल, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर कैसे निकालें गुरुजी? देखें, इसको x एक्सेस बोला है, इसको y एक्सेस बोला है, ये है y एक्सेस बच्चों। इसका मतलब ये देखने में 90 लग नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में अब शायद आपको फील आ जाए कि x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कितना होगा, तो ये 2000 है। ये लेंथ निकालेंगे तो ये x कोऑर्डिनेट आएगा, ये लेंथ निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा, और हाइट कितनी है 1200। इसी तरीके से इसका x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो जैसे मैं ऊपर वाले की अगर बात करूं तो ऊपर वाले में ये 2000 है, ध्यान से देखिए, और ये 53 डिग्री एंगल है, तो इसका x कोऑर्डिनेट बच्चों कितना हो जाएगा 2000 cos 53, और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2000 sin 53।
ठीक। और इस तरीके से जेड कोऑर्डिनेट तो 1200 पता ही है बच्चों, तो जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर भी आ जाएगा, इनिशियल भी आ जाएगा, सबट्रैक्ट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन मेरे से पूछा जा चुका है, टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन एक्स वाई प्लेन, द वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, इफ ए इज इतना देन बी में बी। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा कि वो किस ऑप्शन में जीरो आ रहा है। जैसे मैं इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेता हूं तो जीरो आएगा क्या, चेक करना है। तो मेरे हिसाब से आप पाएंगे कि तीनों सबका ही जीरो आ रहा है, तो सॉरी, एनी ऑफ द अबव आंसर। 19th क्वेश्चन भी मेरे से पूछा जाता है क्लासेस में, और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। मुझे इस क्वेश्चन में हमेशा यही लगता है कि यार ये ना आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या खास बात है इस क्वेश्चन की, बताता हूँ। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके कई बच्चे डर जाते हैं। क्या करते हैं वो, इन ए मीथेन CH4 मॉलिक्यूल ईच हाइड्रोजन एटम, आधे तो यहीं पर धराशायी हो गए कि यार फिजिक्स में CH4 मॉलिक्यूल कहाँ से आ गया, इसी में हालत खराब हो गई। फिर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ये वर्ड से और परेशान, विद द कार्बन एटम एट द सेंटर। ठीक, इन कोऑर्डिनेट्स वेयर वन ऑफ द CH बॉन्ड। अब देखना, एक्चुअल में क्वेश्चन में इन सब की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है ये दो डायरेक्शन है, ये और ये, इनके बीच का एंगल निकालिए। और इन दो डायरेक्शन के बीच का एंगल निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। बस ये काम करना है और आंसर निकालना है ना। और बस सिर्फ डराने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो ट्राई करिए 19th को और वापस से करिए। अब आते हैं 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन भी कई लोगों से नहीं होता, और वो इस कारण से नहीं होता है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता सिचुएशन क्या है, और ये भूल जाते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों यहाँ पर इस तरीके से एक कोनिकल पेंडुलम इसे बोलते हैं, जिसमें ये एक स्ट्रिंग होती है और इसमें एक पार्टिकल जो है ना वो सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ऐसे घूमता है, ऐसे। अब जरा ध्यान से सुनना, ये वेक्टर r है बच्चों, ये वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि ये r वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल देखो, चेक करो कितना हुआ, 90 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो r डॉट v जीरो आएगा। अच्छा, v और z वेक्टर किधर की ओर है, नीचे की ओर, और v वेक्टर किधर की ओर है, सामने की ओर। बीच का एंगल कितना हुआ बच्चों, 90, ये भी जीरो आएगा। z और v देख लेते हैं जरा, z और v तो देख ही लिया है, अब क्या हाँ r और z देखते हैं बच्चों। r वेक्टर ये है बच्चों, और z वेक्टर नीचे की ओर है, तो क्या r वेक्टर और z वेक्टर के बीच का एंगल 90 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बताइए ये एंगल कांस्टेंट है क्या, अगर ये कोन में घूम रहा है, ऐसे हमेशा कोन में घूम रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ वर्टिकल से ये एंगल हमेशा कांस्टेंट है, तो r डॉट z डॉट v एक कांस्टेंट होगा। r डॉट z क्या हमेशा नॉन जीरो होगा, तो वो भी r डॉट z हमेशा नॉन जीरो होगा, क्योंकि r इधर है और z इस साइड है। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन r डॉट z इज ऑलवेज जीरो, वो गलत हो जाएगा, वो जीरो नहीं होगा। अगली चीज आते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन द वेक्टर इतना का मीनिंग पता है क्या है, ये क्या पूछना चाह रहे हैं बच्चों, ये पूछना चाह रहे हैं component of this vector in the direction of this vector। याद हो तो मैंने ये बात बताई थी आपको, component of A in the direction of B, ये बात बता चुका हूं। component of A in the direction of B निकाल सकते हैं क्या, बताए, याद है कैसे निकालते थे, ये है वेक्टर
बी और ये है वेक्टर ए, ये मान लीजिए थीटा है। तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में बच्चों क्या लिखते थे, ए कॉस थीटा लिखते थे कि नहीं लिखते थे, याद आ गया है ना। इसी को प्रोजेक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम कहते थे ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी। ठीक, तो वो अप्लाई करिए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। आगे बढ़ते हैं। गिवन द थ्री वेक्टर्स ए बी सी, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 3a माइनस 2b ऑन द वेक्टर सी। अब आप समझ गए बच्चों प्रोजेक्शन का मतलब इस वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सी बताना। तो जो फॉर्मूला बताया था उसी तरीके से काम करना है। ठीक, नहीं मेरी तबियत खराब नहीं है, बढ़िया हूँ, चकाचक, थोड़ी बहुत खांसी आ रही है। 23 vector r is the resultant of the vector a and b ratio of maximum value of r to the minimum value of r। अब याद करिए, मैक्सिमम वैल्यू होती है r की मॉड a प्लस मॉड b, और मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों मॉड a माइनस मॉड b का मॉड। मैं मान लेता हूं मॉड a बड़ा है। ये 3:1 है। अब ये कह रहे हैं मॉड a अपॉन मॉड b, निकालिए, सॉल्व कर लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, 24th इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग बहुत ढंग से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या खास बात है गुरुजी, एक बार क्वेश्चन देखिए क्या है। द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी प्लस डी कैन बी जीरो इफ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, किस केस में जीरो हो सकता है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, जो a, इसको यूं लिखता हूं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस माइनस ऑफ वेक्टर c प्लस माइनस ऑफ वेक्टर d। ठीक है, अब अगर इसको क्लोज होना है ना, ध्यान से सुनना, अगर क्लोज होना है तो क्या नहीं हो सकता वो बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ा वेक्टर, सबसे जो बड़ा वेक्टर है इन चारों में से मैग्नीट्यूड में, वो चारों के, वो रिमेनिंग 3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के समेशन से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब सर जी, मतलब ये अगर ऐसा हुआ तो ये सिचुएशन आ जाएगी। मतलब एक पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में लगाने जा रहा हूं बच्चों। उस पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा, मैंने इसको ऐसे ऐड किया, बाकी 3 वेक्टर को ऐसे ऐड किया, ऐसे ऐड किया, ऐसे ऐड किया। क्या ये रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, रिजल्टेंट इनिशियल वेक्टर की टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक रिजल्टेंट निकालते थे बच्चों। रिजल्टेंट 0 आ पाएगा क्या, रिपीट करता हूं, अगर सबसे बड़ा वाला वेक्टर बाकी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के समेशन से भी बड़ा है तो क्या ये बंद हो पाएंगे। बंद करने के लिए 1 2 3 इसको बंद करना है ना, तो ये तीनों की लेंथ का समेशन इससे तो बड़ा होना चाहिए, तभी तो ये बंद हो पाएगा, क्लोज्ड पॉलीगन बन पाएगा, तभी तो रिजल्टेंट 0 आ पाएगा। ठीक, तो जरा चेक करो, ये है 5, ये है 3, ये है 13, ये है 4, ये 13 है सबसे बड़ा वाला। जरा चेक करो, बाकी सब मिल करके 13 से ज्यादा होने चाहिए तभी 0 आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। 13 और 13 से ज्यादा। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, हो सकता है 0? नहीं हो सकता, क्योंकि 13 आपने ऐसे रख दिया और सबको बिल्कुल उल्टा कर दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया, फिर भी 1 रह जाएगा, तो 0 कहां से आएगा। 0 आने के लिए क्लोज पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन याद करिए, लास्ट वाले वेक्टर को टेल पे खत्म हो जाना चाहिए, तभी तो 0 आएगा रिजल्टेंट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगले ऑप्शन पे 2√2 2 2 5, ये तो साफ समझ में आ रहा है, 5 है सबसे बड़ा। क्यों 5 सबसे बड़ा है ना भाई। 2, अरे √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.4 के आसपास होती है ना, यही तो होती है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ 1.4, तो वो तो जाहिर सी बात है 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 2 + 2 अगर लेता हूँ तो 6 आ रहा है, बड़ा आ रहा है 5 से, इसका मतलब ये 0 हो सकता है। इधर आते हैं, ये 10 है, ये 2 + 2 + 3 मान लीजिए, तो भी 7 ही तो हो रहा है। 4 + 3 7, 10 जो है वो इन बाकी के तीनों के समेशन से बड़ा है,
तो ये नहीं 0 हो सकता, ऐसे ये 0 नहीं, ये हो सकता है क्या, ये है 8, ये है 5, ये है 4, ये है 3। हाँ 5 + 4 तो 9 हो गया, तो ये तो 8 से बड़ा है, 9 + 3 तो 12 हो गया, ये भी 8 से बड़ा है। ठीक, चलिए 25 में मेरे से पूछा गया है भाई। प्रिया सेज दैट द सम ऑफ द टू वेक्टर, नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन आसान है, मैं बता चुका हूँ। सम जो होता है वो, अगर सम जो है ऐसे दिया जाता है तो दूसरा डायगोनल क्या बताता है, डिफरेंस बताता है। यानी कि एक वैल्यू होगी a + b की, दैट इज 5i, तो दूसरी वैल्यू होगी a - b की, दैट इज i कैप + 4j कैप। लो जी, हो गया ये भी। 26 भी मेरे से पूछा गया है, लेकिन 26 भी मैं नहीं बताऊंगा, क्यों, पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से देखिए, ये है √3f, ये है f, और ये 2f ड्रॉ कर दीजिए। अगर ये यहीं खत्म हो जाता है तो 0, और नहीं खत्म होता है तो नॉन 0, बस इतना ही करना है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूं बच्चों, पैराग्राफ। ओहो हो, पैराग्राफ तो बहुत बढ़िया है और सिंपल है, तो पैराग्राफ भी आप करिए। और कितने लोगों ने यहाँ पर जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, कितने लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जरा कमेंट सेक्शन में लिखें। इजी पैराग्राफ है, पैराग्राफ सारे हैं, मैट्रिक्स मैथ सब इजी हैं, ये सारा इजी है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें थोड़ा समय दें, और समय देने के बाद फिर से मैं आपसे बोलता हूं कि कमेंट सेक्शन में डालें जो कि क्या क्या आपके डाउट रहे हैं। तो इस क्लास में नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारे डाउट, जो भी आपके डाउट हैं वो बता सकूं। जितने मेरे पास डाउट आए थे अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं बच्चों आगे बढ़ रहा हूँ, और हम को मतलब आगे की चीज पढ़ने जा रहा हूँ, आगे जो हमें पढ़ना था, तो आगे बढ़ते हैं। आज लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं, और अगर मैं बात करूं वेक्टर की, तो वेक्टर का ये लेक्चर नंबर 5 या 4 है, और हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, वहां से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों एग्जांपल्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी वेक्टर, ये पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, फिर हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वेक्टर प्रोडक्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, और डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फायदा नहीं है क्रॉस, मतलब ये देखने का कि डॉट प्रोडक्ट में जो सिंबल होता है वो आखिर ऐसा क्यों होता है, उसका क्या एप्लीकेशन होता है, कि तो वेक्टर प्रोडक्ट समझते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है, इसको जैसे डॉट प्रोडक्ट में डॉट से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। ये कैसा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है C = A × B। याद है तुमको डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखते थे बच्चों, C = A.B, कुछ इस तरीके से लिखा जाता था, याद आ रहा है ना। हाँ, तो अब जो है वो ऐसे नहीं लिख करके हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, तो C = A.B पहले पढ़ा था, और ये क्वांटिटी कैसी थी बच्चों, स्केलर थी। ठीक है, लेकिन ये क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिर से अपने दिमाग पर जोर डालिए। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन भी हो और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो। दैट मीन्स हमें क्या याद रखना है, इस बार अगर सिंबल ये वाला यूज किया गया है, क्रॉस वाला सिंबल यूज किया गया है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर होगा।
वेक्टर होगा तो इससे एसोसिएटेड दो बातें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? एक तो इसका डायरेक्शन, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, तो मैग्नीट्यूड के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों मॉड सी इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो जो डॉट प्रोडक्ट में होता था कॉस थीटा, ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आता है, जो फाइनल आंसर आता है, वो हमेशा वेक्टर में आता है। तो वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो अभी मैग्नीट्यूड सीख लिया, अब डायरेक्शन सीखते हैं। ध्यान से देखना, डायरेक्शन ऑफ सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय ए एंड बी एंड इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड रूल, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड सिस्टम। नाउ व्हाट इज राइट हैंड सिस्टम? राइट हैंड थंब रूल होता क्या है? अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम सी का डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं आपको राइट हैंड थंब रूल बताने जा रहा हूं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आपसे बोला जाए फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सी कैप वेयर वेक्टर सी इज ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा सभी लोग। तो सी कैप मतलब सी का डायरेक्शन क्या होगा? तो दोनों वेक्टर ड्रॉ करिए, ये है ए, ये है बी। ठीक, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी। सबसे पहली चीज, जो भी सी कैप का डायरेक्शन होगा, मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, वो ए और बी के, ए एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब जी, मतलब ये कि अगर मैं आपसे बात करूं, मैं बोलूं कि एक वेक्टर ए है, मैं मार्क कर देता हूं, इनमें से एक पेंसिल जो है वो वेक्टर ए है और एक पेंसिल वेक्टर बी है। ठीक है, मान लेते हैं ये वाली ए है और ये वाली बी है। तो सबसे पहली बात बच्चों, जो सी कैप का डायरेक्शन होगा वो ए और बी का जो प्लेन है, जैसे अभी यहाँ पर ये प्लेन बन रहा है, इसके परपेंडिकुलर होगा। अब एक प्लेन के परपेंडिकुलर कितने डायरेक्शन हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं। अगर ये प्लेन है तो या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। अगर ऐसे ये प्लेन होता, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बच्चों दो ही तो डायरेक्शन होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? अब क्या करिए, जो प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, उनमें से किसी एक डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए, राइट हैंड के थंब को रखिए। तो जो ए और बी मैंने आपके अभी बनाए हुए हैं शीट में, जो पीछे आपको दिख रहे हैं, उसमें आप अपने थंब को या तो बाहर की ओर रखिए पेज के, या अंदर की ओर रखिए, और देखिए आपकी फिंगर जो है वो किधर से किधर की ओर घूम रही। देखिए सभी लोग, तो मैं अगर राइट हैंड अपना उठाता हूं, मतलब मेरी तरफ से तो यही राइट हैंड है जो मैंने उठा के रखा हुआ है। ठीक है ना? आपको देखने में ये लेफ्ट हैंड शायद दिख रहा होगा कि राइट हैंड दिख रहा होगा, ये देखना होगा। हाँ, तो आपको देखने में ये मेरा लेफ्ट हैंड या राइट हैंड क्या दिख रहा है? राइट हैंड ही दिख रहा है ना? ठीक है, तो मतलब आपका तो आपकी तरफ से लेफ्ट है, लेकिन मेरा तो ये राइट हैंड ही है ना। अब मैं इसको ए से बी अगर घुमाता हूँ, मैं इसको ए से बी घुमाता हूँ, मतलब मैं इसको घुमाता हूँ, अपनी अपनी फिंगर्स को कर्ल करता हूँ, तो देखो मेरी फिंगर्स किधर से किधर जा रही है। मुझे तो मेरी फिंगर्स बी से ए जाती हुई दिख रही है। इसका मतलब जो डायरेक्शन है ना अंगूठे का, वो गलत है। क्यों? क्योंकि पूछा क्या गया बच्चों? हमसे पूछा गया है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। हमसे पूछा गया है ए क्रॉस बी। अपने अंगूठे को परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में आप सभी लोग बाहर की ओर या अंदर की ओर अपने अंगूठे को रखिए, ठीक, और उंगलियों को घुमाइए। देखिए आपकी उंगलियां छोटे वाले एंगल की तरफ से बी से ए जा रही हैं या ए से बी जा रही हैं। तो अगर मैं बाहर की ओर रख रहा हूं ना, तो मेरी उंगलियां बी से ए जा रही हैं, और अब अगर मैं अंदर की ओर रख रहा हूं ना, अंदर पेज से अंदर की ओर अंगूठा रख रहा हूं, तो मेरी उंगलियां ए से बी की ओर जा रही हैं छोटे वाले एंगल के थ्रू। इसका मतलब अंदर जो अंदर पेज के अंदर की ओर जो है ना, वो डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। अंदर का डायरेक्शन शो कैसे करते हैं बच्चों? क्रॉस से। ये क्रॉस से शो किया जाता है। सर क्रॉस से क्यों शो किया जाता है? क्रॉस से बताता हूं। आपने तीर देखे होंगे, तीर, उन तीर के पीछे ऐसा बना होता है, ऐसा बना होता है ना, ऐसे क्रॉस सा बना होता है कि नहीं? तो तीर अगर अंदर की ओर जाएगा तो आपको पीछे वाला हिस्सा दिखेगा जो क्रॉस दिखेगा, और तीर अगर आपकी ओर आ रहा होगा तो डॉट दिखेगा।
तो ध्यान रखिएगा, अगर पेज के बाहर का कोई डायरेक्शन शो करना है तो डॉट बनाना होता है और लकीर आपकी ओर आ रहा है, और पेज के अंदर का डायरेक्शन शो करना होता है तो क्रॉस बनाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, ए और बी का प्लेन वही है जो शीट का प्लेन है जो आप पीछे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अंगूठा अपने दाहिने हाथ का, राइट हैंड का अपना थंब या तो पेज के बाहर रखिए और या फिर पेज के अंदर रखिए, किसी भी साइड रखिए। इस बार मैं पेज के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है, पेज के अंदर रखता हूँ क्योंकि मेरे सामने ये पेज रखा हुआ है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो पेज के अंदर रखता हूँ, पेज के अंदर रखता हूँ और अपनी उंगलियों को घुमाता हूँ तो देखता हूँ मेरी उंगली ए से बी जा रही है। तो मेरी ओर, मेरे को देख के मत सीखो, ये चीज आप खुद से करो। जो आपके सामने लिख के आ रहा है ना, उस पेज के परपेंडिकुलर अपने अंगूठे को रखो, ठीक है, और फिर अपनी उंगलियों को घुमाओ और देखो अपनी आपकी उंगलियां ए से बी छोटी वाली साइड से अगर घूम रही हैं तो थंब का डायरेक्शन जो आपने सोचा है वो सही है, और अगर नहीं घूम रही हैं तो जो सोचा है वो गलत है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये जरा समझते हैं। तो 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, तो हम आगे बढ़ते हैं। और डायरेक्शन तो हो गया था, अब राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं ये बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब x आपको दिख रहा है, x एक्सिस, ये x एक्सिस है, आपको y एक्सिस भी दिख रही है शायद। y एक्सिस किस साइड है? ये y, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक। अब हम जनरली क्या जानते हैं, x y z एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो x दिख रहा है, y दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। अब x और y दिख तो रहा है लेकिन कहा जाता है z इसके परपेंडिकुलर होगा, तो z दो तरफ हो सकता है ना, बाहर की ओर भी हो सकता है, अंदर की ओर भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। हम लोग राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं जिसके हिसाब से z का डायरेक्शन बच्चों फिक्स होता है। कैसे फिक्स किया जाता है वो ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये लिख तो दिया राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आई जे के ऐसे ही तो अल्फाबेट होते हैं ना। फिर से लिखिए आई जे के, फिर से लिखिए आई जे के, फिर से लिखिए आई जे के, ऐसे लिख दीजिए, लिख दिया। और इसी सीक्वेंस में आप किसी भी कॉन्जिक्यूटिव दो का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो वो तीसरे के डायरेक्शन में आना चाहिए। किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो तीसरे के डायरेक्शन में आना चाहिए। किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आगे वाले के डायरेक्शन में आना चाहिए। जैसे आई क्रॉस जे, चलिए आई और जे, आई है एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चों, आई है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये है आई कैप, ये है जे कैप। हमें पता करना, हमें देखना है कि आई कैप क्रॉस जे कैप का डायरेक्शन किसके अलोंग आना चाहिए, के कैप के अलोंग आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जेड एक्सिस। चेक कर लीजिए क्या बताया तरीका। आई और जे के परपेंडिकुलर प्लेन क्या हुआ, या तो बाहर या तो अंदर। अपने दाहिने हाथ के, अपने राइट हैंड थंब को जेड के अलोंग रखिए और देखिए आपकी उंगली, आपकी फिंगर्स आई कैप से जे कैप की ओर घूम पा रही हैं कि नहीं घूम पा रही हैं। चेक करिए जरा सभी लोग। अंगूठे को रखिए, अंगूठे को रखिए जेड के अलोंग और देखिए के कैप के अलोंग रखा। देखिए आपकी उंगली आई कैप से जे कैप की ओर घूम रही है, मेरी तो घूम रही है। इसका मतलब जो जेड यहाँ बनाया गया है वो सही बनाया गया है, बाहर की ओर, अंदर की ओर जेड नहीं होगा। क्लियर? अगर ये फॉलो हो रहा है तो ऐसे सिस्टम को राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जे क्रॉस के आई कैप के अलोंग आना चाहिए, आई, और साथ ही साथ वैल्यू भी होनी चाहिए कि वैल्यू सर कैसे कह रही, अरे वैल्यू देखो ना यार, आई कैप क्रॉस जे कैप का मैग्नीट्यूड बोलो, क्या बताया, ए बी साइन थीटा मॉड आई मॉड जे। चलिए आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल बताइए कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा। चलिए 90 कर दिया, ठीक। तो क्या आ गया, आई कैप का मॉड 1, जे कैप का मॉड 1, साइन 90 का 1, तो 1 ही आया कि नहीं आया। तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आ रहा है, मैग्नीट्यूड इज 1। Now what is the direction? So I cap cross j cap का डायरेक्शन k कैप के अलोंग होगा। तो मुझे पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, मैं उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेक्टर आ जाता है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड हो गया 1, और ये किसके डायरेक्शन में आ रहा है, आई कैप क्रॉस जे कैप,
जेड के अलॉन्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो के कैप का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू जे कैप। ये अगर फॉलो हो रहा है तो ऐसे सिस्टम को राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं बच्चों। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छे से प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको मतलब डॉट प्रोडक्ट में बताई थी वो क्रॉस प्रोडक्ट में लागू नहीं होती। ध्यान से देख लीजिए, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। अगर आप ए से बी की ओर अपनी फिंगर्स को घुमाते हो तो बाहर की ओर आएगा, और बी से ए की ओर अगर फिंगर्स घूमती है तो अंदर की ओर आएगा, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट होगा ना, तो माइनस साइन आ गया। याद करिए नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दैट मींस इस बार ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर ना होकर के अपोजिट होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा ये देखिए, इसका प्रूफ दिया है। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप वही डायरेक्शन है सी कैप जो एक कैप क्रॉस बी से निकालते थे। ठीक है, फिर बी क्रॉस ए लिखा, बी ए माइनस साइन थीटा एन कैप लिख दिया। कि माइनस क्यों लिखा सर आपने, अरे अपोजिट होगा ना भाई, ए से बी अगर बाहर है तो बी से ए अंदर की ओर होगा ना। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, इसलिए माइनस साइन आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये डॉट प्रोडक्ट में भी वैलिड है और क्रॉस में भी वैलिड है। तीसरी चीज ये अभी भी पढ़ा, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, के कैप बराबर आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप। बाकी की ये तीन प्रॉपर्टी, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जीरो। क्यों बच्चों, क्योंकि आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल जीरो होता है, और हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में ए इंटू बी इंटू साइन जीरो। आई बात समझ में, तो साइन जीरो, बीच का एंगल जीरो है ना, तो साइन जीरो की वैल्यू तो बच्चों जीरो ही आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ऐसे ही जे क्रॉस जे भी जीरो, के क्रॉस के भी जीरो। इस तरीके से दो चीजें हमने सीख ली हैं। ये वाली आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप के बराबर होता है। अच्छा चलो बताओ, तो फिर जे कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर होना चाहिए, माइनस के कैप के। अभी भी पढ़ा ना, ए कैप बी पर ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस से। इसी तरीके से अगर जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप के बराबर है बच्चों, तो के कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर होगा, माइनस आई कैप के बराबर होगा, और जीरो तो जीरो ही रहेगा हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये ए वेक्टर दिया, ये बी वेक्टर दिया, और मुझसे कहा गया कि चलिए क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, इनकी वैल्यू क्या हो। मैंने कहा देखते भाई निकाल करके। तो मैंने ए वेक्टर को लिखा, फिर मैंने बी वेक्टर को लिखा, और फिर वही काम किया जो मैंने डॉट प्रोडक्ट में किया था। याद दिलाता हूँ क्या, ए एक्स आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लिया बी एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लिया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ, प्लस इसी तरीके से ए वाई जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लिया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, प्लस इसी तरीके से ए जेड के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लिया पूरे के साथ, तो ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये ले लिया बच्चों। ठीक है, अब जरा क्रॉस प्रोडक्ट करना शुरू किया, तो ध्यान से देखिए, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आया, जीरो आया। फिर ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, तो बताइए अभी भी पढ़ा है, आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर आया था, के कैप के बराबर आया था कि नहीं आया था। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, के कैप ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई के कैप। ठीक है, चलिए अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा बच्चों, इसके साथ आई कैप है ना इसके साथ, और इसके साथ क्या है, के कैप है, तो आई कैप क्रॉस के कैप, जरा देखिए पीछे मुड़ करके, आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के, तो आई क्रॉस के तो कुछ आता ही नहीं, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद आई आता है, और यहाँ तो लिखा आई के क्रॉस के, यानी कि उल्टा, के क्रॉस आई जे के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर, तो आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर।
देखिए यहाँ माइनस जे लिखा है कि नहीं लिखा है, ए एक्स बी जेड। ठीक, इसी तरीके से आप घर में करिएगा, अब इसको मत देखिएगा, खुद से घर में करिएगा, ए वाई जे कैप का इन तीनों में मल्टीप्लाई करके, ए जेड के कैप का इन तीनों में मल्टीप्लाई करके, और चेक करिएगा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज अगर करते हैं बच्चों तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। इसको आपको याद करना है, ये रट्टा मारना है, और रट्टा नहीं मारना है तो इसको बार बार इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, क्या पता आपकी सिंपल सिंपल सी वैल्यू हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको डिटर्मिनेंट्स आती हैं वो एक कैप क्रॉस बी कैप को इस तरीके से याद कर सकते हैं, जिनको नहीं आती है वो ऊपर वाले फॉर्म में याद कर सकते हैं, जो याद नहीं करना चाहते हैं वो उसी समय सॉल्व करें। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के अगले पॉइंट पर, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट पर, वो तो प्रॉपर्टीज चल रही थी। तो टू फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा ही था कि जो सी वेक्टर होता है वो ए क्रॉस बी होता है, यानी कि ए और बी के, ए और वेक्टर बी के प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होता है। तो कभी भी कोई यूनिट वेक्टर दो वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर निकालना हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर लीजिए, है ना। जैसे आपसे बोला गया एक वेक्टर ए है, से वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, मान लीजिए ये है। आपसे बोला गया एक वेक्टर बताइए जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, या यूनिट वेक्टर बताइए। तो क्या करेंगे, पता है आप क्या करेंगे, आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर बच्चों होगा कि नहीं होगा। इसको मॉड ए क्रॉस बी से डिवाइड कर दीजिए तो पता है क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए और बी के परपेंडिकुलर। इसको प्लस माइनस कर दीजिए, क्योंकि अगर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक प्लेन है बच्चों, इसके परपेंडिकुलर अगर ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन भी तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा, टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर इन द सेम प्लेन, ये है एग्जाम्पल। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, जो दूसरा पॉइंट है ना उसको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया गया है। ए का बी के अलोंग कंपोनेंट तो हम पता है बी कॉस थीटा होता है बच्चों। अच्छा, बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कितना आएगा, बी साइन थीटा। यही तो बताया था, जिस तरफ थीटा वाला होता है उस तरफ कॉस आता है और दूसरी वाली साइड साइन थीटा आता है, ये बात बोली थी ना। अच्छा, ये ए का कंपोनेंट करना है तो यहाँ पर बी नहीं आएगा, सॉरी, ये होगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और नीचे वाला क्या होगा बच्चों, ए कॉस थीटा। अच्छा, यानी कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी अगर बोला गया है तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट इज ए साइन थीटा बच्चों। अब याद करो ए साइन थीटा कैसे ला सकते हैं, मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, मॉड ए, ये क्या लिखा है ए साइन थीटा का मतलब मॉड ए साइन थीटा, दोनों सेम बातें होती हैं, बता चुका हूँ। मॉड ए को लिखने का ये तरीका भी होता है, ऊपर वेक्टर का सिंबल मत बनाइए, इसका मतलब मॉड ही तो होता है बच्चों। ठीक है, अच्छा इसको एक्सपेंड करिए जरा, मॉड ए क्रॉस मॉड बी को एक्सपेंड करिए, क्या आएगा इस चीज को, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। आपको क्या चाहिए, मॉड ए साइन थीटा चाहिए, मॉड बी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो डिवाइड कर दीजिए मॉड बी से, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट से आ ए का बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल सकते हैं, कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए और दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, काम बन गया। ठीक है, चलिए तीसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड द कंडीशन वेदर थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। तो सबसे पहली बात, गुरुजी ये कोप्लेनर का मतलब क्या होता है हमें ये बता दीजिए, पहले ये बता दीजिए कि कोप्लेनर होता क्या है। तो हम बता सकते हैं ना कि भाई कोप्लेनर की कंडीशन निकालिए। कोप्लेनर का मतलब होता है तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है तो वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर कहलाएंगे। समझ में आ गई बात, जैसा नाम में लिखा है कोप्लेनर का मतलब तीन वेक्टर, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन प्लेन ऑफ थ्री वेक्टर्स मस्ट बी सेम। इसकी कंडीशन भी आप क्रॉस प्रोडक्ट से बता सकते हैं, कैसे, वो ऐसे बता सकते हैं, देखिए ए क्रॉस बी डॉट सी जीरो होगा अगर तीनों एक ही प्लेन में है, ए क्रॉस सी डॉट बी भी जीरो होगा, बी क्रॉस सी डॉट ए भी जीरो होगा,
इसको लिखने का तरीका ये हो। सर ये आपने कैसे लिखा, ध्यान से सुनना। अगर बच्चों ए बी एंड सी ये तीनों एक ही प्लेन में, ध्यान से सुनना, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या परपेंडिकुलर टू ए होगा? मैं पढ़ा चुका हूँ, ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और ए बी सी तीनों का प्लेन सेम है तो सी के भी परपेंडिकुलर होगा। सहमत है? अब याद करिए, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अगर दो वेक्टर ए क्रॉस बी, एक वेक्टर है नया और एक वेक्टर है सी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। ये वो कंडीशन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये लिखने का तरीका है। तो ये है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर होने की। तो बच्चों आज वेक्टर खत्म हो गया है। मैं आज अभी इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कैलकुलस पढ़ाना शुरू करूंगा। कैलकुलस फिर से कह रहा हूँ, आज मैं कैलकुलस आपको फ्रेश माइंड से ही समझ में आएगी। कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स में जिसमें बहुत सारे बच्चे जो 11th में हैं, 11th की एंड में है या 12th की स्टार्टिंग में है, उनको अभी तक कैलकुलस जहां फिजिक्स में यूज होती है वहां दिक्कत आती है। तो वो सारे बच्चे अगली क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों अगली क्लास। तब तक आप ये प्रयास करिएगा कि शीट के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा और अपने डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर से कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में वो डाउट डिस्कस कर सकूं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो बताया है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास से डिफरेंशिएशन कैलकुलस का टॉपिक है वो शुरू करूंगा और बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको उस टॉपिक को पढ़ने में। चलिए बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।